Good afternoon, everyone. Today, name is Himlata Yadav. I'm going to present important questions of term 2, biology, and it is for help of those students who are appearing in the 2022 and 23 examination this year. The paper is on 13 May. So I'm here with you some important questions which are 1 marker, 2 marker as well as 3 marker questions. So I'm going to share the screen with you, and you all will be looking at the question and answers, and we will be solving them. So these are the images you can see. I have shared the screen with you. So we are going to solve them. You can see that there are question and answers which are given here. So the first image which is open to us is from the chapter welfare, human welfare. Question is the bottled fruit juices. Okay, the bottled fruit juices, why they are very clear as compared to the other juices which we take out in our home. So when we take out the bottled fruit juices in our home, they are little having pulp and having fibers, but when we use the juice which are are present in the market, जब मार्केट से हम लोग फ्रूट जूस की बोतल लाते हैं तो वो तो बहुत क्लियर होती है. तो क्लियर कैसे करते हैं हम फ्रूट जूसेस की बोतल? तो हम यहाँ पर एक एंजाइम यूज करते हैं जो कि जिनका नाम पैक्टिनेजेस होता है. सो पैक्टिनेजेस एंजाइम जो होती हैं, जो सेल वॉल के अंदर पैक्टिन होता है, मिडिल लैमेला के अंदर कैल्शियम पैक्टिन जो होता है, जो सेल वॉल को थोड़ा टफ रखता है, उसको पिघलाने का काम करती है. तो पैक्टिनेजेस एंजाइम ये हेल्प करती हैं ताकि जो बॉटल जूस है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके. नेम द सोर्स एंड द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, क्लॉटबस्टर एंजाइम है, वो कहाँ से पाते हैं हम? तो बैक्टीरिया का नाम लिखना है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस. नाम सिंपल है बिकॉज ये सिमिलर भी है स्ट्रेप्टोकाइनेज से, तो आप लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस इज द सोर्स. एंड साइक्लोस्पोरिन ए. साइक्लोस्पोरिन ए हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. इट इज द immunosuppressant drug which is obtained from Trichoderma fungus. Now, why some molecules called bioactive molecules? Give two examples. तो ऊपर वाला क्वेश्चन bioactive molecule कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें मिले वो हैं. तो ऊपर ही दो जो सब्सटेंस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, that is streptokinase is a clot buster enzyme which can dissolve the blood clots, and cyclosporin A जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है. ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इसीलिए हैं बिकॉज ये बायोलॉजिकल थेरेपी में हेल्प करते हैं. किसी भी और पेशेंट की कोई थेरेपी हो रही है, उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन का खतरा है, तो हम उसे साइक्लोस्पोरिन ए नाम का ड्रग देंगे. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा. इट विल बी सप्रेसिंग द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट. And then the streptokinase will be used in the heart patients, can be used for recovering from the heart attacks. Now next question is why some molecules called, ये हो गया, list the even ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो सकती है, कम करने में हम हेल्प कर सकते हैं, बीओडी कम करने में. इनका क्या है आपका आएगा यहाँ पर, ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे इवेंट्स को कहते हैं हम एरोबिक. वी कॉल देम एरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. एरोबिक ट्रीटमेंट से क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट में से जो वाटर निकलता है, सबसे पहला स्टेप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट है. उसके बाद उसमें से जो इफ्लुएंट निकलता है, प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, सेकेंडरी टैंक में जाता है. सेकेंडरी टैंक में एरोबिक ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो डिग्रेड करते हैं. तो यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट का सबसे पहले यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया. प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया वाटर का, वेस्ट वाटर आया, प्राइमरी टैंक में रहा, और इसके बाद जो दूसरे टैंक में जाएगा, सेकेंड टैंक में, सेकेंड टैंक विल बी एरोबिक टैंक.
और एरोबिक टैंक में एरेटर नाम का डिवाइस चलता रहता है जो कि इस वाटर को चर्न कर देता है, मतलब रोटेट करता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन भी मिक्स करता है, मतलब मोटर लगी हुई होती है, ऑक्सीजन मिक्स करता है। तो यहाँ पर स्लज बन जाता है। स्लज मीन्स यहाँ पर वेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, बिकॉज उनको एयर मिल रही है, बैक्टीरियाज को डिकम्पोज कर रहे हैं और पानी क्लीन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। पानी साफ हो गया एरोबिक बैक्टीरियाज की वजह से, और अब जो इफ्लुएंट निकलेगा उसकी बीओडी कम होगी। 9th क्वेश्चन है हाउ मिथेनोजेंस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। अब जो स्लज यहाँ से निकला या फिर जो भी वेस्ट एनिमल वेस्ट है उसको हम एक अगर बायोडाइजेस्टर में डाल दे बहुत दिनों के लिए, तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और उससे वो एक गैस बनाते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस हमारी जो नेचुरल गैस होती है जो हम घर में यूज करते हैं सिलेंडर्स में अपने खाना पकाने में, उस तरह से ही जलती है ब्लू फ्लेम से। तो इट कैन बी यूज। नाउ नेक्स्ट इज नेम द जीनस ऑफ बैक्यूलोवायरसेस which are considered as the biocontrol agent। ऐसे जीनस का नाम बताना है वायरसेस का जो कि बायोकंट्रोल एजेंट के काम की तरह से काम आ सकते हैं। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस हम नाम लिख लेंगे, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस। यही हमारे बायोलॉजिकल एजेंट की तरह इंसेक्ट्स के लार्वा को किल कर सकते हैं। नेम 2 ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू 2 डिफरेंट किंगडम्स। दो अलग डिफरेंट के किंगडम्स से मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स और जो फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का आपको नाम बताना है। और दे आर कॉमनली नोन एज बायो फर्टिलाइजर। तो आप दो के नाम दे सकते हो, वैसे तो यहाँ 3 है नॉर्मली। आप बैक्टीरिया में राइजोबियम का नाम दे सकते हो और ये सिम्बायोटिक फॉर्म में करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है तो एजोस्पाइरलम नाम का एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम नाम के बैक्टीरिया को आप बता सकते हो। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर ये आपके बैक्टीरियाज हैं जो कि फ्री लिविंग हैं, एजोटोबैक्टर। एंड अगर ये तो दोनों तीनों बैक्टीरियाज ही हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे एल्गी का किंगडम हो गया, ये प्लांट किंगडम में आती है एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ही यूज होती है, नॉस्टॉक एनिवीना जैसी। और एल्गी किंगडम में नहीं आती, ये भी आती है मोनेरा में ही, पर ये ब्लू ग्रीन कह सकते हैं एल्गेस का अलग, बीजीए का अलग वो होता है डिवीजन, साइनोबैक्टीरियाज, that is cyanobacterias। And then the third one is mycorrhiza। these are the fungal roots, ऐसी फंगसेस जो कि रूट्स में एसोसिएशन करती हैं बड़े बड़े ट्रीज के और फास्फोरस को अवेलेबल कराती हैं, तो उनको माइकोराइजा। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में दिए हैं, आप कोई से भी 2 लिख सकते हो। Now next is 12th question, name any 2 autotrophic microbes and state how they serve as biofertilizers। तो autotrophic microbes कौन से 2 हैं? तो they are Azotobacter, that is free living bacteria, and also they are because they are nitrogen reducing bacteria। तो autotrophic तो हो गए, chemotrophic हो गए तरह के, एंड अदर वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो यहाँ पर 2 का नाम आ सकते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज, एंड दूसरा हो जाएगा एजोटोबैक्टर, एजेडो एजोटोबैक्टर। Azotobacter और BG आप दे सकते हो। Your advice is sought to improve the nitrogen content of the soil to be used for cultivation of non-leguminous terrestrial crop। कोई non-leguminous crop है तो उसमें आप Azotobacter, Azospirillum यही डाल सकते हो। इनसे डालकर आप नाइट्रोजन फिक्स करवा सकते हो, क्योंकि राइजोबियम तो काम आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर non-leguminous वाली क्रॉप है, तो दूसरे काम आ सकते हैं। रिकमेंडेड टू माइक्रो कैन इंडिविजुअल सॉइल नाइट्रोजन। व्हाई डू लेगुमिनस क्रॉप्स नॉट रिक्वायर? क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप में तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से होता है, तो उसमें आपका राइजोबियम होता है। उसके अलावा या तो एनाबीना नॉस्टॉक जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है वो, क्योंकि राइस में, राइस इज नॉट
एनाबीना यहाँ पर काम आ जाएगी। राइस इज नॉट अ लेगुमिनस क्रॉप। राइस का जो पौधा होता है वो दाल जैसा नहीं है, वो तो चावल का पौधा है, तो उसमें नहीं होता राइजोबियम। उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे काम आ सकती है और उसमें एजोटोबैक्टर काम आ सकता है। हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ फंगल जीनस और माइकोराइजा, जब भी फंगस की बात आएगी तो माइकोराइजा उसमें हमारा लिखना है, तो माइकोराइजा विल बी यूज्ड। Next is how do application of fungal genus Glomus to the agriculture farm increase the farm output? तो phosphorus, because phosphorus enrich हो जाता है। Why is Rhizobium categorized symbiotic? Because it live in association with the roots of the leguminous plant। तो यहाँ symbiotic क्यों बोला है Rhizobium को? क्योंकि roots of the leguminous plants में ये रहता है, roots में नोड्यूल्स बना के, रूट नोड्यूल्स वर्ड आप लिख सकते हो, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है राइजोबियम। How does it act as a biofertilizer? Because नाइट्रोजन का अमाउंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट्स में फिक्स कर देता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में फिक्स कर देता है। तो therefore it is converting atmospheric nitrogen into nitrate, so therefore it is biofertilizer। How do mycorrhiza act as a biofertilizer? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगी पेड़ों के चारों तरफ, रूट्स के चारों तरफ वाले एरिया में, और फॉस्फोरस अवेलेबल कराएंगी। इस तरह से ये माइकोराइजा बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज होती है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये आपको बायोगैस प्लांट आपको दिख रहा है, इसमें ए बी पार्ट लेबल कर रखा है। बी पार्ट आपका फ्लोटिंग गैस चेम्बर है, ए पार्ट आपका आउटपुट है, स्लरी जो एक बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज हो सकती है, और सी पार्ट आपका इनलेट है जहाँ पर अंदर हम भेज रहे हैं डिकम्पोजिशन के लिए मैटर को। एबीसी हमने बता दिया, और लास्ट में ऊपर से गैस बन बन के निकल रही है बायोगैस। लेबल एबीसी हमने लेबल कर दिया है। इनलेट टैंक है, एक आउटलेट टैंक है। ए इज आउटलेट टैंक, बी सी इज इनलेट टैंक, एंड बी इज फ्लोटिंग गैस चेम्बर। इन द कंपोनेंट गेनिंग एंट्री फ्रॉम ए सी इनटू द चेम्बर। ए और सी से क्या गेन कर रहा है एंट्री? ए में तो स्पेंट स्लरी आ रही है, एंड सी में स्लरी जो कि हम इनपुट कर रहे हैं इनलेट चेम्बर में, वो वाली स्लरी है। मेंशन द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज कंडीशन इन व्हिच दे विल एक्ट। मेथेनोजेंस, जब भी आपको बायोगैस का टर्म आएगा तो यू विल राइट मेथेनोजेंस। Methanogens are the bacteria that will be responsible for methane production. Biogas chief component is methane, CH4 gas, and little amount of H2S and hydrogen is there, carbon dioxide is there, but majority 70%, 60 to 70% is methane. तो ये आपका मिथेनोजेंस, इसमें बैक्टीरिया लिखने हैं हमें कि बायोगैस मिथेनोजन से बनती है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बना रहे हैं इसको मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस किस कंडीशन में काम करते हैं? तो दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स, ये हमें याद रखना है, दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स। बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, एनारोबिक कंडीशन इनके लिए चाहिए, तो ये तभी डिकम्पोजिशन करेंगे। तो दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया, दिस वी विल बी टेलिंग। नाउ नेम द कंपोनेंट्स दैट गेट कलेक्टेड इन बी। बी में कौन से कंपोनेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं? तो आई टोल्ड यू मेजोरिटी में मीथेन कलेक्ट हो रही है, 10% में CO2 एंड 2% में H2S, ऐसे करके यहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। नाउ नेक्स्ट इमेज, this we have done. These are few biotechnology questions. 3-mark question they are. Let us see what are there. How is insertion and activation of an enzyme used as a selectable marker to differentiate recombinants from the non-recombinants? किस तरीके से जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है वो रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से दूर और अलग करने के काम आती है। तो हमें पता होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं। अगर हम यहाँ प्लाज्मिड PBR322 बनाकर देखें
वहां पर उसके अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस. So these regions which are ampicillin resistant region and tetracycline resistance region, they are the special genes which are providing what? They are providing the resistance against the antibiotics called as tetracycline and ampicillin. So these two regions are selectable marker gene as well. कि जब भी इसमें कोई ना कोई आकर कोई और फॉरेन डीएनए को हम आकर इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर एग्स के अंदर कट प्रोड्यूस करके, यहाँ मैंने कोई फॉरेन डीएनए डाल दिया, इस प्लाज्मिड में ऐड कर दिया, डीएनए बना दिया, तो मैं इसको किस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकती हूँ? मैं इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे ऐसे बैक्टीरियाज को, ऐसे वेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन अभी भी एक्टिव है और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस रीजन इनएक्टिव हो चुका है. So this is how when we insert any foreign gene into any antibiotic resistance portion, that become insertional inactivation or other. So we were discussing the biotechnology questions and here is the question I'm sharing with you. So we have discussed recombinant selection from the non-recombinant on the basis of कौन सी जीन इनएक्टिवेट हुई है. एक इनएक्टिवेट हो चुकी होगी तो दूसरे हमको हेल्प कर देगी उसको आइडेंटिफाई करने में, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स को. Explain how to find whether an E. coli bacterium transformed or not when a recombinant DNA bearing resistant gene is transferred into it. तो कोई भी अगर फॉरेन जीन हम एंटीबायोटिक जीन रीजन में डालेंगे तो वो अपने इंसर्शन के बाद इनएक्टिवेट हो जाएगी. इसी तरह से हम ई कोलाई बैक्टीरिया जिसने अपनी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस खो दी, तो वही क्या कर सकते हैं हम पहचान लेंगे कि वहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तभी वहां पर उसका कैरेक्टर चेंज हुआ. What does the ampicillin resistant gene act as in the above case? Ampicillin resistant gene एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम कर रही है. जो एम्पीसिलिन तो एंटीबायोटिक का नाम है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारी सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम कर रही है बिकॉज इट इज मार्किंग के कौन सा मेरी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, हमें उसे सिलेक्शन करना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट्स एक्शन और इनएक्शन वी कैन select the recombinant molecule of the DNA. Write any 4 ways used to introduce a desired segment into bacterial cell in a recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो 4 तरीके जिससे हम कोई भी फॉरेन जीन को बैक्टीरियल सेल में डाल सकते हैं वो क्या है. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कॉम्पिटेंट होस्ट में जो मेथड्स बताए थे, किस तरीके से हम होस्ट में फॉरेन डीएनए डालते हैं. तो उसमें फिजिकल मेथड थे. फिजिकल मेथड में हीट शॉक मेथड था जिसमें कभी हम 40 डिग्री पे रख रहे हैं उस कल्चर को, सेल के कल्चर को और वेक्टर डीएनए को, कभी हम उसको फिर चेंज करके 4 डिग्री पे रख रहे हैं, कभी गर्म में रख रहे हैं कभी ठंडे में, तो उसमें पोर क्रिएट हो जाते हैं सेल वॉल में और वो डीएनए अंदर चला जाता है. केमिकल मेथड में था जिसमें केमिकल से ट्रीट कर दिया है डाइवेलेंट केटाइन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, जिसकी वजह से वो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है. और जब हमने सेल के सराउंडिंग में कैल्शियम आयन के सेल वॉल को ट्रीट करा दिया तो वो डीएनए उससे अट्रैक्ट होगा और अंदर आएगा. एंड देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड कि हम सेल के साइटोप्लाज्म डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू फॉरेन डीएनए डाल सकते हैं. एंड अदर इज बायोलॉजिक जीन गन मेथड, जैसे कि अगर हमें एग्रोबैक्टीरियम का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो हम टाइप्लाज्मिड को उसको प्लांट के अंदर डायरेक्टली थ्रू जीन गन मेथड डाल सकते हैं. Next is state the role of UV light and ethidium bromide during the gel electrophoresis. जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई का क्या यूज है और यूवी लाइट का क्या यूज है. तो हमें याद आना चाहिए कि जब हम जेल पे डीएनए को रन कराते हैं तो हम एक तरफ उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं रनिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड. एक तरफ हम उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं, एक तरफ हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं. और अगर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है
और उस तरफ हमने डीएनए इसके अंदर जेल के इसके अंदर चेम्बर के अंदर हम डीएनए भरेंगे इन छोटी छोटी जगहों में, और यहाँ पर पूरा जेल भरा रहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के। यहाँ पर पूरा जेल भरा रहता है। आई एम शोइंग द जेल थ्रू द पिंक। यहाँ पूरा जेल है। तो इस रेड के अंदर मैंने अगर ब्लू कलर का डीएनए डाला है, डीएनए सोल्यूशन, तो आई हैव पुट हियर। So this DNA solution is going to run under the effect of electric field, क्योंकि डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ लोड किया गया है, तो इट विल रिपेल एंड विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड ये चलने लगेगा, डीएनए ऐसे करके लंबे फ्रेगमेंट से छोटे फ्रेगमेंट से मूव करने लगेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। और फिर हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड डाई से कोट कर रखा है हमने इसको। इथिडियम ब्रोमाइड ऐसी डाई होती है जो तब तो नीली दिखती है, फिर बाद में व्हेन इसको हम यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ऑरेंज कलर देती है। इट गिव्स द ऑरेंज कलर। सो आई एम शोइंग इट, ये वो ऑरेंज कलर देती है और ब्राइट ऑरेंज कलर से वो जगमगाती है व्हेन इट इज एक्सपोज टू यूवी लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे यूवी चेम्बर के अंदर डाल रहे हैं और यहाँ यूवी लाइट भेज रहे हैं, यूवी के टेस्ट ट्यूब, यूवी की ट्यूब है, यूवी लाइट की ट्यूब है, उसके ऊपर यूवी लाइट पड़ रही है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में हमें इथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई, जिससे डीएनए का हमने स्टेन किया था, वो ऑरेंज कलर देगा। इट विल गिव अस ऑरेंज कलर। तो दिस इज ऑरेंज कलर, दिस इज ऑरेंज कलर। तो हम इसको हेल्प करते हैं, ये ऑरेंज कलर हमें हेल्प करती है कि डीएनए रिमूव कराने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टाई प्लाज्मिड इन बायोटेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी में टाई प्लाज्मिड का क्या रोल है। तो टाई प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से इसका नाम आता है। टी फॉर ट्यूमर एंड आई फॉर इंड्यूसिंग। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है वो ऐसा प्लाज्मिड है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस नाम का एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है डाइकोट प्लांट्स का, इंड्यूसिंग, इट इज अ सी। सो इसके अंदर एक टाई प्लाज्मिड पाया जाता है नेचुरली। तो इस टाई प्लाज्मिड की वजह से ही, मतलब प्लाज्मिड इज द डबल, वी कैन से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया से मिलता है। तो हम किस बैक्टीरिया का नाम बोल रहे थे अभी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस के अंदर ये टाई प्लाज्मिड मिलता है हमको। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस डाइकोट प्लांट में नेचुरल जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो ये टाई प्लाज्मिड जो मैंने रेड कलर का बनाया है, इसको इसके पर्टिकुलर टीडीएनए सेगमेंट को, इसके अंदर सेगमेंट है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है एक जो फ्री रहता है, टाई प्लाज्मिड है ये। और इसके अंदर एक टीडीएनए सेगमेंट है, उसके अंदर जो जीन्स हैं, टीडीएनए सेगमेंट में ऐसी जीन्स हैं जो कि जिस भी प्लांट में ये टाई प्लाज्मिड चला जाता है और टीडीएनए पार्ट उसका चला जाता है, उस प्लांट के रूट्स में, और उसके रूट्स में ही नहीं, उसके सब जगह, उसके पत्तों में, उसके स्टेम में, उस प्लांट के बड़े बड़े ट्यूमर होने लगते हैं। इट गेट कैंसरस ग्रोथ। तो प्लांट में गांठें बनने लगती हैं, तो बिकॉज ऑफ द टाई प्लाज्मिड और बिकॉज ऑफ द टीडीएनए। तो इसके ऐसी जीन्स को हम क्या कर सकते हैं, हम टीडीएनए सेगमेंट को, टाई प्लाज्मिड के टीडीएनए सेगमेंट को डिसआर्म करके, डिसआर्म मतलब उसकी हार्मफुल जीन्स हटाकर उसके अंदर डिसआर्मिंग कर दी हमने टाई प्लाज्मिड की। उसके अंदर हमने बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया है, उसका जो क्राई प्रोटीन का जीन है, CRY क्राई प्रोटीन जीन, उनको हम क्राई 2A 2B ये सब जीन है, उनको हमने टाई प्लाज्मिड में डाल दिया, टाई प्लाज्मिड के उसमें डाल दिया पोर्शन में, और अब वो कैंसरस ग्रोथ नहीं करेगा और वो क्राई प्रोटीन की जीन को प्लांट के डीएनए में जोड़ देगा नेचुरली। ये हमें हेल्प करता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करने में। ये इसका रूल है। राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताना है, आप बता सकते हो। So eco R1 palindromic sequence is आप you should remember 5' to 3' हमें दोनों सेगमेंट्स में बताना है। तो सिंपल सेगमेंट सीक्वेंस है ये, आपको बुक में भी दिया हुआ है। GAA डबल T GAA C और 3' रीजन, और उसका रिवर्स भी दूसरे स्टैंड पे क्या होगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हम डाल देंगे।
वो 5 to 3 भी सेम पढ़े जाएंगे और 3 to 5 भी सेम पढ़े जाएंगे। GAA TT CC सी। तो दिस इज द इक्वो R1 और इसमें G और A के बीच में क्या होता है, कट प्रोड्यूस होता है। G और A के बीच में कट प्रोड्यूस होता है, CP एंड बनते हैं, आप देख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ वेक्टर और RDNA के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेम द एंजाइम दैट हेल्प इन फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट DNA। तो दो एंजाइम्स हमें हेल्प करनी है रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाइक इको R1 की भी बात हो रही थी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट प्रोड्यूस करती है, जिगजैग एंड बनाती है। तो जो हमें एंजाइम यूज आ रही है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और दूसरा हमारा जो आ रही है, जब कट सेगमेंट आपस में पास पास आ गए हैं वो ऐसे इवेंट, तो लाइगेज एंजाइम उनको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगी, लाइगेज एंजाइम में जोड़ देगी। तो दो एंजाइम का नाम लिखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम, RNL। टू एंजाइम्स आर मेन एंजाइम व्हिच आर हेल्पफुल। डायग्रामेटिक ऑब्जर्वेशन हमको लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ। Given below are the diagrammatic representation of observation made separating DNA fragments, gel electrophoresis technique. Observe the illustration and answer the following question. Why are the DNA fragments said to be moving in the direction A to B? A to B डायरेक्शन में ही क्यों जा रही है फ्रैगमेंट्स, आपको दिख रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी सेगमेंट्स ऊपर हैं और छोटी छोटी सेगमेंट्स नीचे तक आ रखी हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये DNA बैंड्स हैं, और अगर ऐसे नहीं जा रखी होती तो फिर डाउनवर्ड पोर्शन में कम बैंड्स नहीं आ पाते, यहीं पे बने रहते। तो अगर ये A to B जा रही है तभी इस तरफ को मूवमेंट हुआ है। एट द मीडियम विच इज यूज्ड एगरोस जेल, यहाँ पर जो जेल रखा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसे बोलते हैं एगरोस जेल। ये सीवीड से पाया जाता है, रेड एल्गी से। मेंशन उसके अंदर सीव इफेक्ट ये देता है, छलनी की तरह छनता जाता है उसके पोर से डीएनए और मूव करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में। मेंशन हाउ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड विजुअलाइज्ड। हम यहाँ पर हमने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर जो डीएनए डाला है उनको इथिडियम ब्रोमाइड नाम के डाई से पहले से ही कोट करा हुआ है, क्योंकि ये बाद में जब सेपरेट हो जाएंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तब हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे चेंबर में रखेंगे जो कि यूवी रेज वाला चेंबर होगा। जब हम इसको यूवी रेज के चेंबर में रखेंगे और इसमें यूवी लैंप के अंडर में, जहाँ पर ट्यूब लाइट के अंदर यूवी लाइट इसको एक्सपोजर देंगे, तो ये जेल यहाँ पे जब रखा रहेगा तो क्या करेगा ये जेल फिर वहाँ पर हमको एक्सपोज करने के बाद, जेल के अंदर जब हमने एक्सपोज किया यूवी लाइट से, तो हमको ऑरेंज कलर में ये बैंड्स को दिखाई देगा। हमें जेल के अंदर ऑरेंज कलर के जहाँ जहाँ पर डीएनए होगा वहाँ वहाँ पर उस सेगमेंट के हमें वी कैन विजुअलाइज एंड वी कैन टेक आउट, रिमूव देम द सेगमेंट्स। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस हमने ये डिस्कस किए किस तरह वाटर ट्रीटमेंट होता है, किस तरह बायोगैस बनती है, बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि राइस में एल्गी यूज हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी यूज हो रही है, एनिमिन एंड नॉस्टॉक यूज हो रही है। और ये भी देखा कि बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह बैक्टीरियो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो है वो काम आ रहे हैं। फिर हमने बायोटेक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन एंड इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम मेथड से फॉरेन डीएनए को उसमें डाल सकते हैं, एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ कॉन्सेप्ट समझे। तो आई होप आपको ये चीजें रिवाइज करने में हेल्प हुई होगी, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास हर रोज लाऊंगी जिससे कि आपका जो टर्म 2 का रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। Keep learning at your level and give your best at this, and you are most welcome for asking me your doubt. आप कमेंट में भी अपने डाउट लिख सकते हैं अभी जो हमने क्लास में उससे रिलेटेड या फिर कोई और भी। और आप कुछ ऐसे टॉपिक भी मुझे बता सकते हो कि आप चाहोगे कि ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँ, तो फिर वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। So with this, I'm going to end this session, and happy learning and all the best for your exams. Thank you.